हेलो एवरीवन, एक्स्ट्रा नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए प्रैक्टिस सेट लाए हैं जीआईसी प्रवक्ता सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट नंबर 14। ठीक है, इससे पहले 13 प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुके हैं। आप प्लेलिस्ट में जा कर के सभी को देख सकते हैं और इसकी डेट भी आ गई है एग्ज़ाम की, तो जो कि 19 सितंबर को एग्ज़ाम लगा हुआ है। तो अच्छे से आप अगर पढ़ लेते हैं तो काफ़ी कुछ आपका तैयार हो जाएगा। और इसमें जो भी क्वेश्चंस हम लाते हैं वो सब प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन है और उसके साथ साथ उसकी व्याख्या देते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए या तो आप उसका आंसर आसानी से दे लें। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? ऑप्शन ए बी आई लेनिन, ऑप्शन बी एल अल्थ्यूजर, ऑप्शन सी लेविस कोजर या ऑप्शन डी कोलिंस। तो आपका यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी लेविस कोजर। तो लेविस कोजर ने संघर्ष को तनाव प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है। ठीक है, तो किसने संघर्ष को तनाव के प्रबंधन की एक प्रक्रिया के रूप में देखा है? तो लेविस कोजर ने। तो आइए जानते हैं लेविस ने अपने संघर्ष के सिद्धांत में क्या क्या बातें कही हैं। तो कोजर की पुस्तक द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में इन्होंने संघर्ष का प्रकारवाद लिखा है। ठीक है, तो कोजर की कौन सी पुस्तक? द फंक्शन ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। इसमें उन्होंने संघर्ष के प्रकारवाद के बारे में लिखा है और इनके अनुसार जो सामाजिक संघर्ष होता है वो केवल विघटनात्मक परिणाम से उत्पन्न ना होकर के संगठनात्मक परिणाम से भी उत्पन्न होता है। मतलब इन्होंने कहा है केवल विघटन के लिए ही संघर्ष नहीं होते, कुछ कुछ संगठनात्मक रूप से भी संघर्ष होते हैं। जैसे कि इन्होंने बताया संगठनात्मक परिणाम के अंतर्गत इन्होंने कहा कि ये उस अवस्था में नजर आते हैं जब संघर्ष कर विरोधी पक्षों में समान अवस्था में समाज के आधारभूत मूल्य होते हैं। मतलब जब जो लोग संघर्ष कर रहे होते हैं उनके बीच में एक जो मूल्य होता है वो समान होता है। जैसे कि बात की जाए करगिल के युद्ध के दौरान, तो भारत के सभी संप्रदाय, सभी वर्ग, सभी राजनीतिक दल, सब लोगों में एक एकता देखने को मिलती है और इसमें इसका मूल्य क्या होता है? मातृभूमि की रक्षा करना। ठीक है, तो मातृभूमि की रक्षा करने के लिए जितने भी देश में संप्रदाय थे, समूह थे, वर्ग थे, राजनीति थे, सब लोग एक हो जाते हैं। और करगिल युद्ध के दौरान हम यहाँ पे आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पे किसी मूल्य की रक्षा करने के लिए सभी का एक हो जाना संघर्ष के लिए, तो वो संगठनात्मक परिणाम कहा जाएगा, ये लेविस कोजर का कहना है। और वहीं इन्होंने विघटनात्मक परिणाम के अंतर्गत क्या बोला कि ये परिणाम उस अवस्था में उत्पन्न होते हैं जब संघर्ष कर रहे विरोधी पक्षों में कोई भी समाज के आधारभूत मूल्य नहीं होते, लेकिन वो जो संघर्ष कर रहे होते हैं वो एक दूसरे को मिटा देना चाहते हैं और वो हर एक संभव प्रयास करते हैं। तथा जैसे कि दोनों सेनाओं के बीच का युद्ध या दोनों संप्रदायों के कोई संप्रदाय हैं उनके बीच युद्ध हो रहा है या कोई दो सेनाओं के बीच में युद्ध हो रहा है, तो जब कोई ऐसा भाव जब एक दूसरे को मिटा देने का भाव है तो उसे विघटनात्मक संघर्ष बोला है। और वो संगठनात्मक संघर्ष के अंतर्गत इन्होंने क्या रखा है कि जब किसी युद्ध के कारण हम अपने मूल्यों को बचाने का प्रयास कर रहे हो तो वो संगठनात्मक। तो इन्होंने संघर्ष को केवल विघटन के रूप में ना देख करके संगठन के रूप में भी देखा है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2, जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी विशेष रूप से भारत का समाजशास्त्र करना है उसके पास की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। तो इन्होंने बोला है कि जिसको भी भारत के समाजशास्त्र पे अध्ययन करना है उसके पास क्या प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए? ऑप्शन ए भारत की परंपरा, ऑप्शन बी पारंपरिक धर्मग्रंथ, ऑप्शन सी सांस्कृतिक साहित्य या ऑप्शन डी वैज्ञानिक विधि। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन सी सांस्कृतिक साहित्य। तो जीएस घुरिये के अनुसार जिस किसी को भी समाजशास्त्र, भारत के समाजशास्त्र का अगर अध्ययन करना है तो उसके पास सांस्कृतिक साहित्य की प्रारंभिक शिक्षा होनी चाहिए। ठीक है, तो आइए समझते हैं जीएस घुरिये ने जो भारतीय सभ्यता के समाजशास्त्र के बारे में कहा उसके बारे में क्या क्या चीज़ें कही। तो देखिए 18वीं या 19वीं शताब्दी में, ठीक है, यूरोप और विशेषकर ब्रिटेन में प्राच्य विद्या की एक लहर पैदा हो गई जिसका केंद्र क्या था? सभ्यता का अध्ययन करना था। ठीक है, और सभ्यता का अध्ययन के बाद पहले किस सभ्यता का अध्ययन किया गया था? यूनान और मिस्र की सभ्यता का अध्ययन किया गया। उससे परिचित हो जाने के बाद लोगों की रुचि बढ़ने लगी भारतीय सभ्यता को समझने के लिए। तो 18वीं 19वीं शताब्दी के दौरान यूरोप और ब्रिटेन इन सब के अंदर जो सभ्यता को समझने के लिए एक रुचि पैदा हुई। तो इन्होंने पहले यूनान की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता का अध्ययन किया, उसके बाद
आज रुचि धीरे धीरे भारतीय सभ्यता को समझने के लिए होने लगी। ठीक है, और अगर बात की जाए घुरिये, तो घुरिये जो थे ये संस्कृत भाषा के पंडित हैं। ठीक है, तो इन्होंने जब भारतीय सभ्यता को समझने का प्रयास किया तो उसमें संस्कृत भाषा का ही प्रयोग किया। तो इसीलिए इन्होंने इस चीज़ को कहा है कि किसी को भी भारत का समाजशास्त्र अगर समझना है तो उसके अंतर्गत प्रारंभिक क्या होना चाहिए, संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए। ठीक है, इस बारे में बात किया। दूसरा, अब बात करें जैसे घुरिये का भारतीय सभ्यता का समाजशास्त्र की इन्होंने किन किन बातों को रखा है, तो इन्होंने कहा है कि भारतीय सभ्यता की जो संस्कृति है वो बाहरी प्रक्रियाओं से प्रभावित होती रही है। तो इन्होंने पहला निष्कर्ष निकाला कि जो भी भारतीय सभ्यता है उसकी जो भी संस्कृति है वो बाहरी प्रक्रियाएं जो होती हैं उससे प्रभावित होती रहती है। ठीक है, दूसरी बात इन्होंने कही कि यहाँ पे जो मृत्यु से जुड़े कर्मकांड हैं ये कहाँ से लिए गए हैं, तो ये मिस्र से आए हैं, क्योंकि भारतीय सभ्यता इन्होंने बताया बाहर से प्रभावित होती, बाहरी प्रक्रियाओं से। तो उसी के आधार पे इन्होंने कहा जो मृत्यु से जुड़े कर्मकांडों के बारे में हम बात करते हैं ये सब मिस्र से आए हुए हैं। तथा इनकी पुस्तक है कल्चर एंड सोसाइटी। इसमें इन्होंने संस्कृति और सभ्यता में अंतर स्पष्ट किया और बताया कि संस्कृति और सभ्यता दोनों एक अंग होते हैं और इन्हें अलग नहीं किया जा सकता, ये घुरिये जी ने कहा। और कहा कि इन्होंने कहा कि संस्कृति सभ्यता है और व्यक्ति इसे अपने मस्तिष्क व्यवहार में ढाल लेता है। तथा इन्होंने एक बात और कही कि जैसे कि मानव शास्त्री हैं वो मानते हैं कि संस्कृति निरपेक्ष होती है। निरपेक्ष मतलब ना बड़ी होती है ना छोटी होती है। संस्कृति के बारे में ये नहीं कहा जा सकता कि भारतीय संस्कृति ऊंची है अमेरिका की संस्कृति से। ठीक है, तो मानव शास्त्री ये मानते थे, लेकिन इन्होंने घुरिये ने जो है थोड़ा सा संस्कृति को ऊंचा नीचा माना है, क्योंकि इनका कहना था कि प्रत्येक समूह अपनी संस्कृति को बड़ा समझता है। इस आधार पर इन्होंने कहा कि संस्कृति में ऊंच नीच होती है, जबकि मानव शास्त्री कहते थे कि संस्कृति निरपेक्ष होती है। ठीक है, उसके बाद जैसे कि घुरिये की पुस्तक थी ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन, इसमें इन्होंने सभ्यता को परिभाषित किया। कल्चर एंड सोसाइटी में इन्होंने संस्कृति और सभ्यता का अंतर स्पष्ट किया है, और ऑक्सीडेंटल सिविलाइजेशन में इन्होंने सभ्यता को परिभाषित किया है। और वो कहते हैं कि सभ्यता एक सामूहिक प्रयास होती है, मतलब सभी लोगों का एक प्रयास ही सभ्यता होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3, हॉब हाउस द्वारा विकास के कौन से मापदंड सुझाए गए हैं? ऑप्शन ए पैमाने की वृद्धि, ऑप्शन बी क्षमता, ऑप्शन सी परस्परता एवं स्वतंत्रता, या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो हॉब हाउस ने जो है सामाजिक विकास के 4 मापदंड बताए हैं। ठीक है, इसमें जैसे पैमाने की वृद्धि ये भी है, क्षमता भी है, परस्परता और स्वतंत्रता भी है। तो हॉब हाउस कहते हैं कि किसी भी समुदाय को तब विकसित किया जाना चाहिए जब उसकी मात्रा, कार्य क्षमता, स्वतंत्रता और सेवा की परस्परता में वृद्धि हो। तो हॉब हाउस ने जो सामाजिक विकास के 4 मापदंड बताए, जिसमें पहला पैमाने की वृद्धि, दूसरा क्षमता, तीसरा परस्परता और स्वतंत्रता, और चौथा इन्होंने बताया उस समाज की जो भी है मात्रा। ठीक है, तो चौथी उसकी मात्रा। तो ये हॉब हाउस ने सामाजिक विकास के लिए 4 मापदंड बताए हैं। तो यहाँ पे जो आंसर रहेगा वो आपका आंसर रहेगा उपयुक्त सभी सही। आइए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी परिवार, ऑप्शन सी राज्य, या ऑप्शन डी न्यायालय। तो यहाँ पे आंसर आपका होगा ऑप्शन बी परिवार। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण कौन सा है? परिवार है। ठीक है, और नियंत्रण के देखिए, नियंत्रण का एक औपचारिक एजेंसी होती है और एक अनौपचारिक एजेंसी मतलब अभिकरण होते हैं, जिसके माध्यम से हमें हमारा सामाजिक नियंत्रण होता है, हम समाज में नियंत्रण के अनुसार चलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक नियंत्रण एक औपचारिक होता है, एक अनौपचारिक होता है। तो जो अनौपचारिक यहाँ पे बात की जा रही है अनौपचारिक अभिकरण, तो अनौपचारिक अभिकरण को असंगठित या प्राथमिक साधन भी बोला जाएगा। तो इसमें अगर देखा जाए तो परिवार जो होता है प्राथमिक साधन में परिवार ही महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, अनौपचारिक को असंगठित भी, तो परिवार एक असंगठित तरीके से, लेकिन अपने जो परिवार जो होता है वो व्यक्ति के समाजीकरण का एक प्रथम भूमिका निभाता है कि व्यक्ति को कैसा समाज में आचरण करना होता है। उस आधार पर
तो उस आधार पर सामाजिक नियंत्रण का अनौपचारिक अभिकरण परिवार रहेगा, जबकि शिक्षा, राज्य, न्यायालय ये सब क्या होगा, ये औपचारिक नियंत्रण के अंतर्गत आएगा। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, सामाजिक संरचना में परिवर्तन अथवा विशेष सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन अथवा संस्थाओं के मध्य संबंधों में परिवर्तन के रूप में सामाजिक परिवर्तन को किसने परिभाषित किया है? ऑप्शन ए एम.एन. श्रीनिवास, ऑप्शन बी किंग्सले डेविस, ऑप्शन सी W.E. मूर या ऑप्शन डी T.B. बॉटोमोर। तो ये सामाजिक परिवर्तन की परिभाषा किसने दी है? तो इसका आंसर रहेगा ऑप्शन डी T.B. बॉटोमोर। तो T.B. बॉटोमोर ने कहा है कि सामाजिक संरचना में परिवर्तन अथवा विशेष सामाजिक संस्थाओं में परिवर्तन अथवा संस्थाओं के मध्य संबंधों में परिवर्तन, ये सभी को उन्होंने क्या कहा है? सामाजिक परिवर्तन कहा है। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं, जैसे सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में पूछा जाता है कि सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत के बारे में कई क्वेश्चंस बने हैं, तो यहाँ पे हम उन्हें पढ़ लेते हैं। यहाँ पे ये परिभाषा T.B. बॉटोमोर की याद रखिएगा सामाजिक परिवर्तन में। ठीक है, और अब आइए सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांतों के बारे में जानते हैं। जैसे देखिए, किसी भी समाज में अगर परिवर्तन होता है तो वो दो प्रकार से होता है, एक सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत और दूसरा सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। ठीक है, तो ये दो कारणों से ये दो जो सिद्धांत होते हैं ये सामाजिक परिवर्तन में या तो चक्रीय सिद्धांत के आधार पर समाज में परिवर्तन होता है या फिर रेखीय सिद्धांत के आधार पर होता है। तो अब पहले बात करेंगे चक्रीय सिद्धांत के आधार पर समाज में कैसे परिवर्तन होता है। तो इसमें बात की गई है, जो भी सिद्धांतकारों ने चक्रीय सिद्धांत को बताया है तो उनके अनुसार बताया गया है कि समाज में जो भी परिवर्तन है एक चक्र के रूप में चलता है, वो जहाँ से प्रारंभ होता है घूम फिर कर वहीं पर पहुँच जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत किस किस सिद्धांतकारों ने बताया है। तो पहला जो सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के अंतर्गत है ये है स्पेंगलर। ठीक है, तो इन्होंने, इनकी पुस्तक है द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट जो कि 1918 में आई। तो इन्होंने सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में विश्व की 8 सभ्यताओं के बारे में बताया कि अरब जैसे मिस्र हो गया, मेजनिया हो गया, रूस हो गया, पश्चिमी संस्कृति हो गया, इन सब का इन्होंने अध्ययन किया, फिर उल्लेख किया कि किस प्रकार इसमें उत्थान और पतन हुआ है। इन सबको इन्होंने चक्रीय सिद्धांत के माध्यम से समझाने का प्रयास किया है। किस पुस्तक में? द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट में इन्होंने समझाने का प्रयत्न किया है। अब दूसरा जो है टाइनबी, ठीक है, स्पेंगलर की पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट, जिसमें 8 सभ्यताओं का इन्होंने अध्ययन किया और बताया कि किस तरह सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत इस पे लागू होता है, किस तरह चक्रीय परिवर्तन यहाँ पे होता है, ये बताया। दूसरा टाइनबी का सिद्धांत, तो इन्होंने विश्व की 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया। ठीक है, इन्होंने 8 किया था स्पेंगलर ने और इन्होंने 21 सभ्यताओं का अध्ययन किया और इनकी पुस्तक है द स्टडी ऑफ हिस्ट्री। इसमें इन्होंने सामाजिक परिवर्तन का सिद्धांत दिया और इनके टाइनबी का जो सिद्धांत है उसे चुनौती और प्रत्युत्तर का भी सिद्धांत कहा जाता है। तो देखिए ये क्वेश्चन पूछा गया और हमने आई थिंक किसी प्रैक्टिस सेट में ये डाला भी है क्वेश्चन कि चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत किसने दिया है? तो टाइनबी ने दिया है। इनके अनुसार प्रत्येक सभ्यता को प्रारंभ में प्रकृति और मानव द्वारा चुनौती दी जाती है और इस चुनौती का सामना करने के लिए व्यक्ति को अनुकूलन करने की आवश्यकता पड़ती है और इस चुनौती के प्रत्युत्तर में व्यक्ति सभ्यता और संस्कृति का निर्माण करता है। देखिए चुनौती और प्रत्युत्तर का सिद्धांत इसे इसलिए बोला जाता है कि प्रकृति या मानव द्वारा कुछ चुनौती दी जाती है, सभ्यता देती है, फिर इस चुनौती का सामना करते हुए व्यक्ति अनुकूलन करता है और अनुकूलन करते करते उसके प्रत्युत्तर में व्यक्ति सभ्यता व संस्कृति का निर्माण करता है। इस बारे में इन्होंने बोला है सामाजिक परिवर्तन इस आधार पर होता है। तीसरा, पेरेटो ने भी समाज का चक्रीय सिद्धांत दिया। इस अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इनके जो पेरेटो का सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत है इसे अभिजात वर्ग के परिभ्रमण का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत इन्होंने 2 वर्गों का विभाजन किया था, एक उच्च अभिजात वर्ग, एक निम्न अभिजात वर्ग, और ये किसमें किया था? इनकी पुस्तक थी माइंड एंड सोसाइटी में। ठीक है, इन्होंने माइंड एंड सोसाइटी में सामाजिक परिवर्तन के सिद्धांत को, जिसे अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत भी बोला जाता है, इसमें इन्होंने 2 वर्ग बताए थे, एक उच्च अभिजात वर्ग, एक निम्न अभिजात वर्ग। ठीक है, देखिए माइंड एंड सोसाइटी किसकी है? पेरेटो की है। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी किसकी है?
ये आपकी JH मीट की है, जिसमें उन्होंने समाजीकरण को समझाया था और उसमें अवधारणा दी थी आई, मी, सेल्फ और सिग्निफिकेंट अदर या जनरलाइज्ड अदर। इन सब के आधार पे उन्होंने समाजीकरण को समझाने का प्रयत्न किया था। और अगर ये चीज़ आपको पढ़नी हो तो हमारा वीडियो JH मीट के नाम से डला हुआ है, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 करके, उसे आप देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जो है यहाँ पे हम बात कर रहे थे पेरेटो का, तो पेरेटो ने जो सामाजिक परिवर्तन है 2 वर्ग दिया, एक उच्च वर्ग एक निम्न वर्ग। इन्होंने बताया कि उच्च वर्ग के जो शेर होते हैं वो धीरे धीरे क्या होता है, एक पतन की स्थिति पे आते रहते हैं अपने कार्यों के द्वारा, और निम्न वर्ग की जो लोमड़ियाँ होती हैं वो उस पद को प्राप्त कर लेती हैं, और फिर निम्न वर्ग की जो लोमड़ियाँ वहाँ पे जाती हैं, फिर वो उस पद का दुरुपयोग करने लगती है, फिर जो निम्न वर्ग में होते वो उस पद को प्राप्त। तो इस तरह इन्होंने समझाया है कि चक्रीय परिवर्तन होता रहता है। और अब बात करें सैरोकिन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत। इन्होंने भी चक्रीय सिद्धांत दिया है। इन्होंने इनकी पुस्तक है सैरोकिन की सोशल एंड कल्चर डायनेमिक, इसमें सामाजिक परिवर्तन का सांस्कृतिक गतिशीलता का सिद्धांत प्रस्तुत किया है। और अब बात करें, ये था आपका चक्रीय सिद्धांत और सामाजिक परिवर्तन का रेखीय सिद्धांत। तो सामाजिक परिवर्तन के रेखीय सिद्धांत में क्या है, इसमें बताया गया है कि जो परिवर्तन होता है वो सदैव एक सीधी रेखा में या नीचे से ऊपर की ओर होता है। ठीक है, इसमें इन्होंने कॉम्टे, स्पेंसर, हॉबहाउस, मार्क्स व वेबलिन आदि जो सिद्धांतकार हैं, इन्होंने रेखीय सिद्धांत को अपनाया। जैसे कि कॉम्टे ने बताया कि समाज में उद्विकासीय रूप 3 स्तरों से, जैसे धार्मिक से लेकर वैज्ञानिक तक के होता है। वहीं स्पेंसर ने 4 स्तर बताए, सिकाई से लेकर औद्योगिक तक के। वहीं मार्क्स ने 5 स्तर बताए, आदिम साम्यवादी से लेकर आधुनिक साम्यवादी तक के। और मार्क्स और वेबलिन दोनों ही आर्थिक प्रौद्योगिकी क्षेत्र से जुड़े हुए थे, इसलिए इनके सिद्धांत को निर्धारणवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये एक रेखीय सिद्धांत का पालन करते हैं। कौन कौन? अगस्त कॉम्टे, स्पेंसर्स, हॉबहाउस, मार्क्स और वेबलिन। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए IP देसाई, ऑप्शन बी OM लीच, ऑप्शन सी JM माहर या ऑप्शन डी सच्चिदानंद। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी OM लीच। OM लीच ने पुस्तक कौन सी लिखी? पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है, इस पुस्तक को हिंदी में भी बोला जा सकता है, ये लिख के आ सकता है। पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब आप्रस्था की राजनीति। तो अगर हिंदी में आ जाए आप्रस्था की राजनीति पुस्तक किसकी है, तो OM लीच की है। ठीक है, तो इन्होंने इस पुस्तक में जो आगरा के जाटव थे, ठीक है, उनकी आप्रस्था के सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया है। तो आगरा के जाटव का जो सामाजिक परिवर्तन है आप्रस्था के, किस तरह उनसे व्यवहार किया जाता, इन सब का अध्ययन OM लीच ने अपनी पुस्तक पॉलिटिक्स ऑफ अनटचेबिलिटी में किया है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों को विशेष स्थान दिया गया है? ऑप्शन ए 300 और 46, ऑप्शन बी 46 और 16, ऑप्शन सी 300 और 346 या ऑप्शन डी 346 और 17। तो यहाँ पे जो आंसर होगा ऑप्शन ए 300 और 46, इसमें अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों को विशेष स्थान दिया गया है। आइए अब जानते हैं कि अनुसूचित जातियों जनजातियों से संबंधित अन्य अनुच्छेदों के बारे में जो उन्हें संविधान में अधिकार दिया गया है। जैसे बात की जाए पहले तो भारतीय संविधान के भाग की, तो भाग 23 में जो है भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुसूचित जातियां, आंग्ल भारतीय समुदाय, पिछड़े वर्ग और अल्पसंख्यकों, इन सब के बारे में दिया गया है भाग 23 में। ठीक है, अब बात करें अनुसूचित जाति या जनजाति के उत्थान के लिए संवैधानिक कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं। तो देखिए अनुच्छेद 15(4) इसमें कहा गया है कि अनुसूचित जाति की उन्नति हेतु विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। तो अनुच्छेद 15(4) जो अनुसूचित जाति की उन्नति के लिए विशेष प्रावधानों को संदर्भित करता है। वहीं अनुच्छेद 16(4)(a) जो अनुच्छेद 16 है ये लोक नियोजन से संबंधित है, मतलब सरकारी सेवाओं से संबंधित है। ठीक है, कि और नौकरी से, मान लीजिए सरकारी नौकरी से, तो इसमें यदि राज्य के तहत प्रदत्त सेवाओं अनुसूचित जाति का प्राप्त प्रतिनिधित्व नहीं है तो पदोन्नति के मामलों में या किसी वर्ग या पदों के लिए आरक्षण का प्रावधान करेगा। तो इसमें आरक्षण की बात की गई है अनुसूचित जातियों के लिए, जिसमें नौकरी, राज्य की जो भी सेवाएं दी जाएंगी उसमें अगर उनका प्रतिनिधित्व नहीं है तो उन्हें आरक्षण दिया जाएगा, ये बात की गई है। और अनुच्छेद 17 जो है आप्रस्था को समाप्त करना। वहीं अनुच्छेद 46 की बात करें
तो इसमें बात की गई है अनुसूचित जाति जनजाति समाज के कमजोर वर्गों के शैक्षणिक व आर्थिक हितों को प्रोत्साहन व सामाजिक अन्याय व शोषण से सुरक्षा प्रदान करता है। तो अनुच्छेद 46 क्या बात करता है, अनुसूचित जाति जनजाति का जो भी आर्थिक व शैक्षिक हित हैं उनकी रक्षा करना, दूसरा उन्हें सामाजिक अन्याय या शोषण से सुरक्षा प्रदान करना, अनुच्छेद 46। वहीं अनुच्छेद 335 ये प्रावधान करता है कि संघ और राज्यों के मामलों में सेवाओं और पदों की जो भी नियुक्तियां होंगी उसमें अनुसूचित जनजातियों के सदस्यों के दावे को लगातार प्रशासनिक दक्षता के साथ ध्यान में रखा जाएगा। तो जो भी सेवाएं या पद नियुक्त किए जाएंगे तो उसमें अनुसूचित जातियों जनजातियों को ध्यान में रखा जाएगा। इसकी बात अनुच्छेद 335 में की गई है। वहीं अनुच्छेद 330 में और 332 में क्या बात की गई है, तो देखिए 330 में लोकसभा में और 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए सीटों को आरक्षित रखा गया है। वहीं संविधान के भाग 9 में जिसमें पंचायत और भाग 9 का में जिसमें नगर पंचायत की बात की गई, इसमें भी SC ST के लिए आरक्षण की बात की गई है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। और फ्रेंड्स, अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा। और अगर आपको और भी आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस कर सकें तो इसके लिए आपको हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फेसबुक पेज पे ज्वाइन हो जाइए, तो उस पर आपको क्वेश्चंस डालते रहते हैं, उसमें आप आंसर दे सकते हैं, फिर आपको उसका आंसर भी पता चलता रहेगा। तो आप इधर तो पढ़ ही रहे हैं, उसके अलावा आपका एक्स्ट्रा उधर भी होता रहेगा। उसमें भी जो क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे वो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से ही होंगे, किसी न किसी पेपर में पूछा गया होगा, क्योंकि जो भी क्वेश्चंस आते हैं वो कहीं ना कहीं से आए हुए क्वेश्चंस होते हैं और घुमा फिरा के पूछे जाते हैं। ठीक है, तो अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। प्रारंभ में अनुसूचित जाति जनजातियों के पदों को आरक्षण कितने वर्षों के लिए दिया जाता है? ऑप्शन ए 30 वर्ष, ऑप्शन बी 10 वर्ष, ऑप्शन सी 20 वर्ष या ऑप्शन डी 40 वर्ष। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी 10 वर्ष। ठीक है, तो प्रारंभ में अनुसूचित जातियों जनजातियों के पदों के लिए आरक्षण 10 वर्ष, उसके बाद फिर 10-10 वर्ष करके ये बढ़ाया जाता है। आइए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, एशियाई समाज की अवधारणा को किसने प्रस्तुत किया है? ऑप्शन ए मैक्स वेबर ने, ऑप्शन बी हेनरी मैन ने, ऑप्शन सी इमाइल दुर्खिम ने या ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन डी कार्ल मार्क्स ने एशियाई समाज की अवधारणा के बारे में प्रस्तुत किया है। तो इसे ध्यान रखिए कि एशियाई समाज की अवधारणा कार्ल मार्क्स। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखिए एशियाई समाज के बारे में इन्होंने कहा है कि ये जो समाज है ये कृषि प्रधान आर्थिक व्यवस्था वाला सब समाज है, मतलब इसमें जो है कृषि प्रधान ये समाज है और इसमें जो होता है राज्य और नौकरशाही भी है, जिसकी शक्ति जो होती है जल पूर्ति नियमन पर निर्भर करती है। और ऐसे समाजों में इन्होंने बात किया है कि कृषि उत्पादन जो है छोटी छोटी इकाइयों द्वारा किया जाता है और राज्य और नौकरशाही जो है वो जल आपूर्ति संबंधित प्रमुख कार्यों से संपन्न करते हैं। तो इसमें इन्होंने कृषि को छोटी छोटी इकाइयों के रूप में तथा राज्य और नौकरशाही अपने जो कार्य संपन्न करते हैं वो जल आपूर्ति से संबंधित प्रमुख कार्यों को संपन्न करते हैं। ये एशियाई समाज की अवधारणा का में इन्होंने बताया है। आइए अब बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। यह कौन मानता है कि सामाजिक संरचना का वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके आधार का प्रारूप विधि से है? ऑप्शन ए JP मॉर्डॉक, ऑप्शन सी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस, ऑप्शन सी AR रैटक्लिफ ब्राउन या ऑप्शन डी MN श्रीनिवास। तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन बी क्लाउड लेवी-स्ट्रॉस। तो इन्होंने माना है कि जो सामाजिक संरचना है उसका जो है वास्तविकता से कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसके आधार का जो है आधार पर प्रारूप विधि से संबंध होता है, ये इन्होंने बोला है। ठीक है, और इन्होंने इनकी जो पुस्तक है, जैसे इनकी पुस्तक याद रखिएगा स्ट्रक्चर एंथ्रोपोलॉजी, इस पुस्तक में इन्होंने यह निष्कर्ष किया है कि भाषा विज्ञान द्वारा सामाजिक संरचना का विश्लेषण अधिक स्पष्ट हो सकता है। ठीक, इस चीज़ को इन्होंने कहा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।